Morning. In this lecture we will see the topic is the Newton's law of gravitation in vector form, that is universal law of gravitation in vector form. The need of to understand the vector form, that means we are concerned with the force and force is a vector, so we understand how it act. देखो कैसे है कि वेक्टर फॉर्म से हम क्या जान रहे हैं कि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट एक्ट करता है। मीन्स दो फोर्स क्यों हम बोले यहाँ पे कि एक मास जितना फोर्स एक्ट करा रहा है, फोर्स लगा रहा है, उतने ही दूसरा मास भी लगा रहा है। तो दो फोर्स आपको यहाँ पे नजर आता है और ये दोनों फोर्स क्या बनाता है, पेयर एंड अपोजिट। मीन्स दैट इज द पेयर में रहेगा और अपोजिट नेचर में रहेगा। दैट मीन्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, आइदर ऑफ द फोर्स, दोनों फोर्स जो बॉडी ए लगा रहा है, बॉडी बी लगा रहा है, दोनों फोर्स इक्वल बाय मैग्नीट्यूड होगा एंड अपोजिट बाय डायरेक्शन होगा। तो इस बात को हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से समझेंगे। देखो कैसे समझ रहे हैं कि हमने लिया एक मास है, दैट मास इज द m1, दैट इज द 1, और मास 2 आप ले रहे हैं और इसका मास आपने लिया m2, एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज द डिस्टेंस इज द r वी कंसिडर बिटवीन द टू मासेस m1 एंड m2। अब देखो फोर्स m2 में क्या एक्ट कर रहा है, तो फोर्स जो एक्ट कर रहा है टुवार्ड्स द m1 एक्ट कर रहा है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू 2 force experienced by the mass 2 due to the mass 1, and that is the F21. The same force but in opposite direction that act on the mass 1 due to the mass 2. तो हम इसको लिख सकते हैं F12 and this is the force. तो ये फोर्स, दोनों फोर्स क्या है, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन आप देख रहे हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे इक्वल बाय मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट बाय डायरेक्शन है। एक और बात देखो, यहाँ m1 से हम पोजीशन अगर कंसीडर करें तो यहाँ पे हम यूनिट पोजीशन 1 से 2 की और यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं, और फिर पोजीशन वेक्टर हम 2 से भी कंसीडर कर रहे हैं, दैट R21 इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम मास 2 टू 1, मास 2 से 1 की ओर। अब ये रिप्रेजेंटेशन हो गया जिससे हम फोर्स को देखेंगे वेक्टर फॉर्म में। सबसे पहली बात कि इस कंडीशन में जो फोर्स हम निकाल रहे हैं वो फोर्स इन द मैग्नीट्यूड कितना है, दैट F इज इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। तो देखो अब यहाँ पे लिख रहे हैं, तो इन मैग्नीट्यूड आइदर ऑफ द फोर्स इन मैग्नीट्यूड द फोर्स 1 2 मैग्नीट्यूड मॉड लगा दिए एंड फोर्स 2 1 इज गिवन एज कितना हो जाएगा, F12 बाय मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड, यहां पर भी है, दैट इज द मॉड इज इक्वल टू F21 दैट इक्वल टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं जो दोनों फोर्स एक दूसरे पे एक्ट कर रहा है, और ये फोर्स का वैल्यू आप दे रहे हैं मैग्नीट्यूड में। लेकिन फोर्स इज ए वेक्टर, तो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं, मीन्स इट हैज ए डायरेक्शन आल्सो। तो डायरेक्शन क्या है, F12, और पोजीशन ऑफ द यूनिट वेक्टर फ्रॉम 1 2 इज द R12। अब इन दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। तो सिंस कह सकते हैं, सिंस F12 वेक्टर एंड R यूनिट वेक्टर 1 फ्रॉम 1 to 2 ऑल्सो, एंड फोर्स क्या ले लिए यहाँ पर 2 1 वेक्टर एंड R 2 1 यूनिट कैप आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों सेम डायरेक्शन पे है। कौन कौन, तो यहां पर हम लिख रहे हैं F12 एंड यूनिट पोजीशन वेक्टर R12 सेम डायरेक्शन पे है। देखो ये और ये दोनों सेम डायरेक्शन पे, एरो हम यहां दिखा रहे हैं और एरो यहां भी दिखा रहे हैं। तो इसी तरह हम यहाँ पर भी देख रहे हैं कि F21 और यूनिट वेक्टर R21 ये दोनों भी सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ भी देखो और यहाँ भी देखो,
सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब एक एक से कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम F12 या F21 कंसीडर करें, द फोर्स 21, ठीक है, इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, तो हम इसको लिख सकते हैं इन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दैट फोर्स 21 दैट इज इक्वल टू, क्या आपका मैग्नीट्यूड कितना हो गया फोर्स का, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड आप इक्वेशन 1 में लिखे हैं G m1 m2 बाई r स्क्वायर। r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। तो अब यहाँ पर, और इसका यूनिट पोजीशन कहाँ से देख रहे हैं यूनिट पोजीशन, तो r12 यूनिट कैप। दिस इज द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर द वेक्टर F21। अब इसी तरह हम कह रहे हैं F21 कहने का मतलब क्या है, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मास 2 ड्यू टू द मास 1, दैट इज द फोर्स 12। फिर यहाँ पर अगर बोलते हैं तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मास 1 ड्यू टू द मास 2, इसको आप क्या लिखेंगे F12। और पोजीशन यहाँ से दिखा रहे हैं, मीन्स द डिस्टेंस फ्रॉम 1 to 2, यहाँ भी पोजीशन दिखा रहे हैं तो पोजीशन फ्रॉम 2 to 1, ऐसे बात कर रहे हैं। तो ये एक रिलेशन हो गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। सिमिलरली इसी तरह F21 1 2 वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, यहाँ भी लिखेंगे G m1 m2 बाई r स्क्वायर इंटू r21 यूनिट कैप। r21 कहने का मतलब ये फोर्स और ये फोर्स, ये फोर्स और ये पोजीशन दोनों सेम डायरेक्शन में, ये फोर्स और ये पोजीशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो ये यहाँ पर आपको मिला एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर 3। नाउ ये पोजीशन आपका यूनिट पोजीशन वेक्टर कंसिडर किए हम, लेकिन हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या जान रहे हैं कि r यूनिट कैप में अगर आप लेते हैं दैट इज द यूनिट पोजीशन वेक्टर बाय द मैग्नीट्यूड, या फिर आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हो, मॉड कर दिए, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं r बाय द r। अब यहाँ डिस्टेंस हम यूनिट कहाँ से ले रहे हैं, 1 से 2 की ओर, और दूसरा ले रहे हैं 2 से 1 की ओर, तो ऐसे में इसको भी हम बदल करके लिख सकते हैं। तो अगर हम मान लेते हैं, सपोज करो कि हम इक्वेशन नंबर 2 को कंसिडर किए हैं, तो ये ऐसे में r जो आपने लिया 1 2 यूनिट कैप, r12 यूनिट कैप, यहाँ देखो जब आप r21 ले रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको रिलेशन हो जाएगा 2 1, और जब आप इधर से ले रहे हैं F12 कंसिडर कर रहे हैं तो ये पोजीशन हो गया आपका 1 2। दोनों बात को यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पे ध्यान देना है, क्योंकि सेम पोजीशन आपने लिया है विद द फोर्स एंड द पोजीशन, विद द फोर्स एंड द पोजीशन इन द सेम डायरेक्शन, तो सेम डायरेक्शन यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो अब ये बात यहाँ पर देख रहे हैं कि r पोजीशन दैट इज इक्वल टू r पोजीशन फ्रॉम 1 to 2 टू दैट ऑफ द r लिख सकते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड में क्या लिखे, r लिखे। सिमिलरली इसी तरह हम दूसरा भी कर सकते हैं, दैट r21 यूनिट कैप इज इक्वल टू r21 वेक्टर बाय द r। अब ये रिलेशन को हमको इसमें भी बैठाना है, इसमें बैठाना है, तो हम लिख सकते हैं नाउ द इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 बिकम्स, नाउ the equation 2 and 3 becomes, कितना हो गया, इक्वेशन 2 और 3 वेक्टर फॉर्म में ही देख रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको देखो, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसी रिलेशन को देख रहे हैं। अब देखो यहाँ पे इसको जब आप यूनिट पोजीशन के जगह पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो F21 का वैल्यू क्या हो गया, F21 इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू बैठा देंगे G m1 m2 बाई r स्क्वायर, और इन प्लेस ऑफ दिस 21 का वैल्यू क्या है, तो ये आप लिख रहे हैं इनटू r पोजीशन 21 बाई द मैग्नीट्यूड। अब ये मैग्नीट्यूड यहाँ कितना हो गया, 3 क्यूब हो गया, दैट इज G m1 m2 बाई r क्यूब टू दैट ऑफ द पोजीशन 21 पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में हुआ ये इक्वेशन नंबर हमने 4 ले लिया। सिमिलरली इसी तरह तो ऑल्सो F12
दैट इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर इंटू, अब इन प्लेस ऑफ 1 2 में, तो 1 2 के जगह आपके पास है दैट इज r12 पोजीशन वेक्टर बाय द r। अब ये भी क्यूब हो गया 3 टाइम्स जी m1 m2 बाई आर क्यूब। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमने क्यों ऐसा पोजीशन लिया यहाँ से या यहाँ से पोजीशन क्यों लिए। सोच के देखो कि अगर ये फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन द मास सेकेंड, द मास 1 exert a force on the mass second and suppose that mass second is free to move, ठीक है, फ्री टू मूव है, तो ये किधर की ओर जाएगा, 2 से 1 की ओर जाएगा, इसलिए हमने डायरेक्शन क्या दिया, फ्रॉम 2 to 1। अब इसी तरह रिवर्स में सोचो कि अगर ये फोर्स है लगा रहा है और ये फ्री है मूव करने के लिए, तो ये किधर की ओर जाएगा, तो दैट विल मूव फ्रॉम 1 to 2। सो दैट इज द इंडिकेशन कि हम डिस्टेंस को कहाँ से कंसिडर कर रहे हैं, किस मास से किधर की ओर जाना है। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर 5 हो गया और इस बात को हम फॉलो भी किए। ठीक है, ये सभी क्या हुआ, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब एक बात और आता है कि अगर पोजीशन वेक्टर के साथ कंसीडर करते हैं, सपोज करो विद दैट ऑफ द पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर के साथ क्या रिलेशन होगा, देखो यहाँ हम लोग बात करें पोजीशन वेक्टर के लिए। सपोज करो कि हम यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट लिए दैट इज x y एंड 2 मास जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया है, ये 2 मास, यहाँ पर एक मास हो गया दैट इज कैपिटल M1 और दूसरा मास सपोज करो यहाँ पर है दिस इज M2 और इसका लोकेशन फ्रॉम द ओरिजिन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, दैट लोकेशन इज द टू दैट ऑफ द मास इज यहाँ पर हो गया R1 और दिस इज द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम दिस, और इसके साथ भी देख रहे हैं तो ये जो रिलेशन आपको मिल रहा है यहाँ पर भी, ये आ गया यहाँ पर दैट इज R2 पोजीशन वेक्टर। तो यहाँ पर अब जो दोनों कंडीशन को हम यहाँ से कंसिडर करें, अगर हम इधर लेते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, फ्रॉम वन मास m1 टू सेकंड मास m2, तो ये रिलेशन, ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा पोजीशन में, दैट मीन्स ये इधर से जा रहे पोजीशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो क्या रिलेशन मिलेगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ये किसके बराबर हो गया, 1 to 2 अगर ले रहे हैं और 1 को अगर हम A मानते हैं और B मानते हैं यहाँ पर, तो A to B अगर दिखाएंगे, A B दिखाएंगे वेक्टर, तो ये वेक्टर कितने के बराबर हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और अगर हम रिवर्स देते हैं, मतलब B2A अगर कंसीडर करते हैं, B2A, तो अब ये उलट जाएगा, तो ऐसे में हमको क्या मिलेगा, दैट इज द R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। तो ये रिप्रेजेंटेशन को हमको ध्यान में रखना है। तो अगर हम फोर्स कंसीडर कर रहे हैं फ्रॉम दिस वन मीन्स F12 और अगर इस साइड से कंसीडर करेंगे तो F21, तो यही दोनों बात आप यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। फॉर द पोजीशन वेक्टर हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं फॉर पोजीशन वेक्टर, ठीक है, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड एज, तो क्या आ जाएगा फोर्स यहाँ पर, दैट F12 अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ पर आ गया G M1 M2 बाई R स्क्वायर के, R क्यूब तो आप ले ही रहे हैं, लेकिन अब हम R नहीं लेंगे, अब R हमारा लोकेशन यहाँ मिल रहा है और ये मैग्नीट्यूड में बनेगा तो मॉड लग जाएगा, दैट इज R कितना हो गया 2 माइनस, अगर हम F12 कर रहे हैं, F12 ले रहे हैं तो A से B की ओर जा रहे हैं तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर और इसका क्यूब, दैट क्यूब इनटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, क्योंकि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को हमने कंसीडर किया यहाँ पर। ठीक है, O to A एंड देन फिर A to B और A B निकालना है तो फिर क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू मीन्स OB माइनस OA, दैट इज द AB। तो अब इस चीज़ को हम लिए और ये इक्वेशन नंबर 6 कर दिए। सिमिलरली इसी तरह अगर हमको फोर्स निकालना है F2 का, F21 निकालना है, अगर सपोज करो कि वी हैव टू कैलकुलेट
ऑल्सो F21, तो ये क्या हो जाएगा Gm1 m2 बाई यहाँ हो गया R1 पोजीशन माइनस R2 वेक्टर का होल क्यूब टू दैट ऑफ द, यहाँ मैग्नीट्यूड हो गया नीचे और ये हो गया पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 कंसीडर कर लिया। तो ये क्या देख रहे हैं कि इस तरह हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर को नहीं वेक्टर फॉर्म में फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद देयर पोजीशन एंड विद द लोकेशन, और डायरेक्शन भी हमको मिल रहा है कि किधर की और डायरेक्शन है। अब देखो यहाँ पर हम बात और कर रहे हैं कि ये दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है कि नहीं, इसके लिए कैसे जानेंगे। तो चलो इसको हम सारे को हटा रहे हैं और यहाँ पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि दोनों फोर्स, अगर इक्वेशन 2 को आपने देखा था तो इक्वेशन 2 में आपने कंसिडर किया दैट F, दो फोर्स आप लिए थे अभी, दैट फॉर द फ्रॉम द इक्वेशन 2 F21 वेक्टर इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई R स्क्वायर, और यूनिट कैप था 21 का भी रिलेशन आपने निकाला था, दैट इज द यूनिट कैप। और इसी तरह एंड ऑल्सो, और इसी तरह F12 को भी आपने लिखा था दैट F12 इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई R स्क्वायर फॉर R12 यूनिट कैप। ये इक्वेशन 2 था और ये इक्वेशन 3 था। नाउ देखो अब यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, यूनिट वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं। तो हम जान रहे हैं कि यूनिट वेक्टर फ्रॉम यूनिट, चाहे आप इस पोजीशन A से 1 से ले रहे हैं या 2 से ले रहे हैं, द मैग्नीट्यूड यूनिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। यूनिट है तो इधर से भी लोगे तो वो यूनिट होगा, इधर से भी लोगे तो यूनिट होगा, सिर्फ डायरेक्शन बदल रहे हैं, माने मेजरमेंट हम इधर से कर रहे हैं तो हम यहाँ यूनिट को कंसीडर कर रहे हैं, अगर मेजरमेंट इधर से कर रहे हैं तो यूनिट को उधर कंसीडर कर रहे हैं। तो यूनिट दोनों बराबर है, दैट मीन्स सिंस R12 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द R यूनिट वेक्टर माइनस ऑफ द R21, ये दोनों बराबर है। तो अब इस जगह पे अगर हम रख दें कि R12 के जगह पे या R21 के जगह पे, अब इक्वेशन 3 को देखो, नाउ द इक्वेशन 3 बिकम्स, कितना हो गया इक्वेशन 3, तो इक्वेशन 3 के जगह पे अब 12 के जगह पे हम -21 रख देंगे, तो F12 दैट इज इक्वल टू Gm1 m2 बाई R स्क्वायर, और इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट द माइनस R21 यूनिट कैप। अब देखो माइनस हम यहाँ इधर कर दिए, ठीक है, माइनस बाहर ले लिए, तो ये हो गया F12 दैट इज इक्वल टू माइनस बाहर कंसीडर किए और इसको लिख रहे Gm1 m2 बाई R स्क्वायर दैट इज विद द R21 यूनिट पोजीशन वेक्टर। अब देखो ये वेक्टर और यहाँ इक्वेशन 2 को गौर करो, तो इक्वेशन 2 को अब हम यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है, इसको अगर मान लें इक्वेशन एनी इक्वेशन और सब्स्टिट्यूट कर दे इक्वेशन 2, तो यहाँ लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 2 इन एबव इक्वेशन। अब एबव इक्वेशन में हमने यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, मीन्स इन प्लेस ऑफ दिस वी विल राइट द F21, तो ये रिलेशन हमको आ गया F12 दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ द F21। तो ये क्या हमको मिला कि दैट ओबे द न्यूटन्स थर्ड लॉ, एवरी फोर्स इक्वल बाय मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट बाय डायरेक्शन, either of the force are equal by magnitude and opposite by direction। that means हम यहाँ पे क्या फॉलो अप किए कि जो भी दो मास के बीच में फोर्स एक्ट करता है वो मैग्नीट्यूड में दोनों में बराबर है और दोनों ही फोर्स एक दूसरे के अपोजिट है, पेयर एंड अपोजिट, ठीक है, इट एक्ट इन पेयर एंड अपोजिट बाय द मैग्नीट्यूड, एक दूसरे का अपोजिट बाय द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड भी रहेगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, दिस रिलेशन, सपोज करो कि ये रिलेशन आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन हो गया दैट ओबे
this obey the Newton's third law। thus कह सकते हैं either of the force, thus either of the forces are, कौन कौन सा फोर्स है, F12 and F21, forces F12 vector and F21 vector are equal by magnitude and opposite by direction, equal by magnitude and opposite by डायरेक्शन। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हम वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से जाने कि दो मास बॉडी एक दूसरे पे फोर्स एक्ट करता है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होता है और डायरेक्शन अपोजिट होता है। मीन्स जितना फोर्स एक बॉडी लगा रहा है अपने और खींचने के लिए, उतनी ही फोर्स दूसरा बॉडी भी अपने और खींचने के लिए लगा रहा है। दैट पॉइंट वी कम टू नो बाय द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। वन मोर थिंग, एक और बात जाने कि ये जो फोर्स एक्ट कर रहा है क्योंकि एक दूसरे को लाइन ऑफ एक्शन पे है, सो इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ये भी बात हम लोग नोटिस किए बाय यूजिंग द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। कह सकते हैं सिंस बोथ द फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, इट एक्ट ऑन ए लाइन ऑफ एक्शन। सिंस both the forces are equal, ये एक पॉइंट हो गया ए पॉइंट और यहां पे हम बी पॉइंट कर दे रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट, इट एक्ट्स ऑन द लाइन ऑफ एक्शन, इट एक्ट्स ऑन द line of action, that is the act between the two center of the body। ठीक है, line of action, thus it is a central force। तो हम ये दो बात यहाँ पे नोटिस किए और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर में, और ये दोनों क्योंकि फोर्स है ग्रेविटेशन, तो ये फोर्स वेक्टर है और जितना फोर्स एक बॉडी लगाता है उतनी ही फोर्स दूसरा बॉडी भी एक्ट करता है। और जब ऐसी स्थिति है, इसका हमने दोनों के बीच में जो फोर्स एक्ट कर रहा है वो लाइन ऑफ एक्शन में है, दोनों के सेंटर से ज्वाइन किया हुआ है और ऐसे फोर्स को हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स आर सेंट्रल फोर्स। So this all about the vector representation of the gravitational force. Good luck.